नमस्ते दोस्तों। आज की इस दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो ये बहुत ही आकर्षक है। हम बात कर रहे हैं सावित्री व्रत की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, तो सुनिए, ये सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि ये प्राचीन पौराणिक कथाओं और हमारे जटिल चंद्र कैलेंडर के गणित का एक बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाता है कि एक बेहतरीन कहानी, मेरा मतलब है स्टोरी टेलिंग, में कितनी ताकत होती है। जरा सोच कर देखिए, एक प्राचीन काल की राजकुमारी जो सीधे मृत्यु के देवता से भिड़ जाती है और उन्हें चकमा देकर अपने पति को वापस ले आती है। ये तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है ना? इस कहानी का मुख्य बिंदु ही है प्रेम की मृत्यु पर विजय। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई बीता हुआ मिथक नहीं है, बल्कि एक इतनी ताकतवर कहानी है जिसने सदियों से हमारी पूरी की पूरी संस्कृति को बांध कर रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महाकाव्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा अश्वपति की बहादुर और खूबसूरत बेटी सावित्री से। महाभारत से जुड़ी इस कथा में सावित्री अपना जीवन साथी चुनती है निर्वासित राजकुमार सत्यवान को। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। एक भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की उम्र सिर्फ 1 साल बची थी, फिर भी सावित्री ने उन्हीं से शादी की। ठीक 1 साल बाद जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। और ठीक उसी पल यमराज यानी स्वयं मृत्यु के देवता उनकी आत्मा लेने प्रकट हुए। यहाँ से जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सावित्री ने हार नहीं मानी, बिल्कुल भी नहीं। वो एक निडर पत्नी की तरह यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। उनकी इस असीम भक्ति और बुद्धिमानी को देखकर यमराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने, हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, उन्होंने सत्यवान का जीवन लौटा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सावित्री ने अपने अंधे ससुर का खोया हुआ राज्य भी वापस मांग लिया। उनका ये अदम्य साहस उन्हें आज भी वफादारी और प्रेम का एक अमर प्रतीक बनाता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये प्राचीन कहानी आज कैसे जिंदा है। तो चलिए बात करते हैं उन खास रीति रिवाजों की जो आज भी निभाए जाते हैं। आज के मॉडर्न युग में भी ये कहानी वट सावित्री पूजा के रूप में एकदम जीवंत है। स्कंद पुराण से निकली इस पूजा में कुछ खास चीजें की जाती हैं, जैसे पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखना, बरगद के पेड़ की पूरे दिल से पूजा करना, उसकी जड़ों में जल चढ़ाना और तने के चारों ओर एक पवित्र धागा लपेटना। ये सब सिर्फ कुछ रस्में नहीं हैं, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही एक तरह की लाइव स्टोरी टेलिंग है, जहां लोग खुद इस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर बरगद का पेड़ ही क्यों? देखिए, बरगद सिर्फ एक औषधीय पेड़ या हमारा राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा फिजिकल प्रॉप है। कहा जाता है कि यही वो जगह थी, इसी पेड़ की घनी छाया में सावित्री ने यमराज का डटकर सामना किया था और अपनी आध्यात्मिक शक्ति हासिल की थी। तो एक तरह से ये पेड़ आज भी उस महान कहानी का सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह है। वैसे भारत में जगह बदलने के साथ साथ इस कहानी को दर्शाने के तरीके भी थोड़े बदल जाते हैं। जी हाँ, मूल कहानी तो पूरे भारत और नेपाल में एक ही रहती है, लेकिन जो प्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं वो बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ओडिशा की तरफ जाएं तो वहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। वहाँ महिलाएं सिलापुआ यानी मसाला पीसने वाले पत्थर की पूजा करती हैं, जिसे सावित्री का ही एक प्रतीक माना जाता है ना? कमाल की बात, कहानी एक ही है, लेकिन हर क्षेत्र ने इसे अपने सांस्कृतिक रंग में रंग लिया है। अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प और थोड़े टेक्निकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हमारे चंद्र कैलेंडर का गणित। यहीं आकर ये इमोशनल कहानी हमारे चंद्र कैलेंडर के एकदम सटीक गणित से टकराती है। देखिए, भारत में मुख्य रूप से 2 अलग-अलग चंद्र कैलेंडर माने जाते हैं। उत्तर भारत में लोग कौनी मांत कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो वहाँ ये व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को होता है, जो कि शनि जयंती के साथ भी मेल खाता है। लेकिन अगर आप दक्षिण या पश्चिम भारत की तरफ जाएं तो वहां अमांत कैलेंडर चलता है और इसीलिए इसे ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा व्रत के रूप में मनाया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि इस कैलेंडर के अंतर का रिजल्ट क्या होता है? पूरे 15 दिनों का फासला। बिल्कुल सही सुना आपने। त्योहार एक है, कहानी एक है, व्रत भी एक ही है, लेकिन उत्तर भारत में इसे महाराष्ट्र या गुजरात की तुलना में 15 दिन पहले मनाया जाता है।
ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे खगोल विज्ञान का जादू है, जो एक ही शानदार कथा को अलग-अलग समय पर जीवंत कर देता है। आइए अब इसे थोड़ा वर्तमान से जोड़ते हैं और देखते हैं कि 2026 में इसके लिए क्या तारीखें तय की गई हैं। अब आप खुद देखिए, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारी ये प्राचीन परंपराएं कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एकदम पक्के और कठोर डेटा पर टिकी हैं। अगर हम नई दिल्ली के समयानुसार बात करें तो 2026 में वट सावित्री अमावस्या व्रत 16 मई को होगा और वहीं अमांत कैलेंडर वाली वट सावित्री पूर्णिमा 29 जून को मनाई जाएगी। और ये कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे की खगोलीय गणना बहुत ही ज्यादा सटीक होती है। देखिए, 29 जून 2026 की पूर्णिमा तिथि ठीक सुबह 3:06 पर शुरू होगी और अगले दिन 30 जून को सुबह 5:26 पर खत्म होगी। ये सच में कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसा परफेक्ट मैथमेटिकल सिस्टम है जो इस पुरानी कहानी को हमारे आज और कल से पूरी मजबूती से बांधे रखता है। तो जाते जाते ये चर्चा हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर कैसे ये हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी हमारे जीवन की रफ्तार तय कर रही हैं? सोचिए, एक तरफ तो एस्ट्रोनॉमी का इतना सटीक गणित है और दूसरी तरफ मौत को भी हरा देने वाले प्यार की कहानी। यही तो है कहानी सुनाने की असली ताकत, जो सदियों से हमारे कैलेंडरों और हमारे समाज को चला रही है। तो अगली बार जब आप कैलेंडर पर कोई तारीख देखें तो याद रखिएगा, उसके पीछे भी कोई न कोई महान कहानी छिपी हो सकती है। आज की इस दिलचस्प